नमस्कार। आज हम भारत के सबसे सनसनीखेज और डरावने क्रिमिनल केसेस में से एक की कहानी जानेंगे। ये कहानी है 1976 के पुणे सीरियल किलर्स की। सोचिए, साल था 1976। पुणे शहर पर एक अनजाने खौफ का साया था। एक ऐसा डर जिसने लोगों को अपने ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए, ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तो माहौल वैसे ही काफी तनाव भरा था। लेकिन पुणे के लोगों के लिए इस तनाव में एक खौफ भी घुल गया था, एक अनजान कातिल का खौफ। हालत ऐसी थी कि शाम होते ही सड़कें एकदम सुनसान हो जाती थी। सिनेमा हॉल खाली, दुकानें बंद, और अगर कुछ नजर आता था तो बस पुलिस की गश्त करती हुई गाड़ियां। शहर जैसे किसी गिरफ्त में था। पुणे एक ऐसे सीरियल किलर का सामना कर रहा था जो बहुत शातिर था। उसके सारे मर्डर्स बिल्कुल परफेक्ट क्राइम लगते थे। पुलिस के हाथ एकदम खाली थे, कोई सुराग ही नहीं था। कातिल का काम करने का तरीका, मतलब वो एकदम तय था। जोशी परिवार हो या अभयंकर परिवार, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। पूरे के पूरे परिवार का नीली नायलॉन की रस्सी से गला घोट दिया जाता था। और सबसे अजीब बात, हर बार एक विक्टिम को निर्वस्त्र कर दिया जाता था, लेकिन किसी यौन हमले का कोई निशान नहीं था। और आखिर में कातिल एक अजीब सा परफ्यूम छिड़क देता था ताकि खोजी कुत्ते भी उसका सुराग ना ढूंढ पाए। सोचिए, कितनी प्लानिंग थी। अच्छा, अब कहानी में एक बिल्कुल अलग एंगल आता है। एक तरफ पूरा शहर एक कातिल के डर से कांप रहा था, और वहीं दूसरी ओर एक कॉलेज गैंग अपनी ही धुन में मगन था। इस गैंग का लीडर था राजेंद्र जक्कल। था तो कमर्शियल आर्ट का स्टूडेंट, लेकिन उसका दिमाग आर्ट से ज्यादा क्राइम में चलता था। किस्सा तो यहाँ तक है कि एक बार उसने चाकू दिखाकर अपने प्रोफेसर को ही डरा दिया था। तो जक्कल और उसके साथियों की शुरुआत हुई छोटी मोटी दादागिरी से, लेकिन जल्द ही ये लोग महंगी बाइक चुराने लगे, शहर में हंगामा करने लगे। मतलब पूरी तरह से ये लोग बदमाश बन चुके थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। एक तरफ एक खामोश शातिर कातिल, और दूसरी ओर ये शोर मचाने वाले लापरवाह लड़के। कोई कनेक्शन पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन फिर एक ऐसी घटना होती है जिसने इन दो अलग अलग कहानियों को जोड़ना शुरू कर दिया। मार्च 1977 में अनिल गोखले नाम का एक लड़का अचानक गायब हो गया। वो जक्कल के एक बैचमेट का छोटा भाई था। और अजीब बात यह थी कि जक्कल का गैंग जो किसी की परवाह नहीं करता था, इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था। कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे ये लोग। और फिर पुलिस को मूला मोठा नदी में एक लाश मिलती है। वो लाश अनिल गोखले की थी। अनिल के हाथ पैर उसी नीली नायलॉन की रस्सी से बंधे थे जो सीरियल किलर इस्तेमाल कर रहा था। ये पहला बड़ा कनेक्शन था पुलिस के हाथ में। पुलिस के पास एक लिंक तो था, पर कातिल कौन है ये अभी भी एक रहस्य था। फिर किस्मत ने साथ दिया और पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस की दिशा ही पलट दी। कहानी में एक बड़ा ही फिल्मी मोड़ आया। पुलिस ने एक शराबी भिखारी को किसी और मामले में पकड़ा, और जब उस भिखारी ने पुलिस स्टेशन में जक्कल को चिल्लाते हुए देखा तो उसे एक साल पुरानी बात याद आ गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने जक्कल को सारसबाग की झील में एक लोहे का ड्रम फेंकते हुए देखा था। पुलिस फौरन उस झील पर पहुंची, तलाशी हुई और वो ड्रम मिल गया। और उस ड्रम के अंदर जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो लाश थी प्रकाश हेगड़े की, जो इस गैंग का सबसे पहला शिकार था। अब शक की सुई सीधे जक्कल की तरफ घूम चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो ये गैंग ज्यादा देर टिक नहीं पाया, और उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सच्चाई ये थी कि कोई दो अलग अलग क्रिमिनल्स थे ही नहीं। पुणे का सीरियल किलर और ये कॉलेज गैंग एक ही थे। सब कुछ जक्कल और उसके गैंग ने ही किया था। उन्होंने जनवरी 1976 में फिरौती के लिए प्रकाश हेगड़े को किडनैप किया, पर घबराकर उसको मार डाला। और जब महीनों तक वो पकड़े नहीं गए तो उनका हौसला इतना बढ़ गया कि वो खूंखार सीरियल किलर बन गए। लेकिन सवाल उठता है कि वो एक विक्टिम को निर्वस्त्र क्यों करते थे?
ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, बल्कि ये एक क्रूर दिमागी चाल थी। उन्हें लगता था कि शर्म के मारे विक्टिम भागेगा नहीं और कीमती सामान के बारे में सब कुछ बता देगा। आखिर में उनकी एक छोटी सी गलती और उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें पकड़वा दिया। उन्होंने अनिल गोखले की लाश पर उसका आईडी कार्ड छोड़ दिया था और फिर पुलिस स्टेशन जाकर जो ड्रामा किया वही उनकी बर्बादी की वजह बना। चलिए अब बात करते हैं इस केस के आखिरी पड़ाव की, मुकदमे और उसके अंजाम की। 1978 में ट्रायल शुरू हुआ और चारों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस गैंग का घमंड तो देखिए, जब भी वो कोर्ट से बाहर आते तो भीड़ को देखकर ऐसे हाथ हिलाते थे जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। मौत का जरा भी खौफ नहीं था उनके चेहरे पर। उनकी सारी अपीलें खारिज हुई और आखिर में 25 अक्टूबर 1983 को यरवदा सेंट्रल जेल में उन चारों को एक साथ फांसी दे दी गई। ये घटना भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी एक अहमियत रखती है। 2010 के निर्भया केस से पहले ये भारत में आखिरी बार था जब 4 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी तो खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कॉलेज में छोटी मोटी शरारतें करने वाले लड़के इतने बेरहम और खूंखार हत्यारे कैसे बन गए? वो कौन सी दहलीज थी जिसे पार करने के बाद रोमांच की ये चाहत एक अकल्पनीय बुराई में बदल गई?